विभा, मैंने एक बहुत अच्छी कॉलोनी में हम दोनों के लिए एक छोटा पर अच्छा सा घर देख लिया है और बहुत जल्दी ही हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब तुम बिना समय गंवाए सब सामान की पैकिंग करना शुरू कर दो। रुपेश ने अपनी पत्नी विभा से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहा, लेकिन विभा तो रुपेश के ये शब्द सुनकर एकदम से चौंक पड़ी और पलटकर रुपेश की तरफ आश्चर्य मिश्रित भाव से देखने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम रुपेश? विभा एकदम से घबराकर बोली। अरे लो, इसमें मैंने कौन सी ना समझने वाली बात कह दी? साफ साफ तो सब कुछ कह रहा हूँ कि अब ये घर छोड़कर हम लोग दूसरे घर शिफ्ट होने के लिए चल रहे हैं। तुम भी ना विभा बस। रुपेश ने विभा का मजाक उड़ाते हुए कहा। और रुपेश, मम्मी पापा क्या इस घर में अकेले रहेंगे? विभा को तो रुपेश की बात कुछ समझ में ही नहीं आई, या फिर वो समझकर भी अनजान बन रही थी। विभा, जब मेरे बाकी दोनों भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती पापा मम्मी के प्रति, तो फिर ये जान लो कि मेरी भी नहीं है। बहुत उठा ली मैंने मम्मी पापा की जिम्मेदारी। मम्मी पापा सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, उन दोनों के भी हैं। रुपेश ने कंधों को उचकाकर लापरवाही के साथ इस तरह से कहा मानो उसे सचमुच अपने मम्मी पापा की कोई भी परवाह नहीं थी। लेकिन रुपेश, मैं अभी तक तो यही समझ रही थी कि तुम ये सब मजाक में कह रहे हो कि हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों? आखिर मम्मी पापा इस उम्र में किसके सहारे रहेंगे यहाँ पर रुपेश? क्या तुम सचमुच मम्मी पापा को इस घर में अकेला छोड़कर जाना चाहते हो, या फिर अपने भाइयों का बदला अपने मम्मी पापा से निकालना चाहते हो? आखिरकार विभा ने अपने पति रुपेश से सवाल दाग दिया। विभा, अब जब तुम सब कुछ जानती हो तब भी क्यों ये सब कह रही हो? रुपेश ने चिनकते हुए कहा। रुपेश, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन इसमें दोष मम्मी जी और पापा जी का कहाँ है? माना कि तुम्हारे दोनों भाई पापा जी और मम्मी जी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे या नहीं निभाना चाह रहे, तो क्या हम लोग भी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें? ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनकी सेवा का दायित्व हम दोनों को मिला है। और मान लो तुम मम्मी जी और पापा जी के इकलौते बेटे होते, तब भी क्या तुम यही सोच रखते? विभा ने प्रश्न भरी नजरों से रुपेश की ओर ताकते हुए कहा। विभा, तब की बात अलग होती। रुपेश ने फिर से लापरवाही से अपने कंधों को उचका दिया। तो फिर मान लो कि तुम उनके इकलौते बेटे हो। जब मम्मी जी और पापा जी को इस बारे में पता चलेगा तो सोचा भी है कि उन दोनों के दिल पर क्या बीतेगी, कितना ज्यादा टूट जाएंगे वो दोनों। हम लोगों के सहारे ही तो वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम दोनों पर वो जान छिड़कते हैं। अगर हम उनसे दूर हो जाएंगे तो क्या वो इस उम्र में भी भला खुश रह पाएंगे? विभा अभी भी अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ी हुई थी। विभा, जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भी क्यों सोचूं? और अब मुझसे ज्यादा बहस ना करो। मैंने किराए के लिए घर देख लिया है, कल एडवांस भी दे आऊंगा। बस तुम अपना, मेरा और बच्चों का सामान पैक करना शुरू कर दो। रुपेश ने विभा के ऊपर गुस्साए हुए कहा और उठकर बाहर चला गया। रुपेश तो बाहर चला गया, लेकिन विभा उन परिस्थितियों के बारे में सोचने लगी कि क्यों और कैसे ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। विभा जब इस घर में ब्याह कर आई तो पूरा भरा पूरा परिवार था। ससुर राजेंद्र जी, सास मीरा जी और 2 जेठ जेठानी थे। लेकिन वो लोग अपनी अपनी नौकरी के कारण अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहते थे और विभा रुपेश के साथ पुश्तैनी घर में अपने सास ससुर के संग। रुपेश की अपनी एक दुकान थी। सास ससुर दोनों ही विभा को बहुत प्यार करते थे। विभा ने तो बहुत जल्दी सास ससुर का दिल अपनी सेवा से जीत लिया। रुपेश भी विभा को बहुत प्यार करता था, क्योंकि विभा थी ही काफी समझदार और संस्कारी। समय खूब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से रुपेश की शादी हुई तब से उसके बड़े भाइयों और भाभियों ने मम्मी पापा की जिम्मेदारी से बिल्कुल ही हाथ खींच लिए थे। ना वो लोग कभी उनसे मिलने आते, ना कभी अपने पास रहने के लिए बुलाते, ना ही कभी रुपया पैसा भेजते। बस यही सब कुछ रुपेश को खटकने लग जाता। राजेंद्र जी और मीरा जी ने अपने दोनों बड़े बेटों से कहा भी कि हम लोगों की सारी जिम्मेदारी रुपेश अकेले उठाता है। बुढ़ापे में 4 तरह के खर्च बढ़ जाते हैं, कभी कोई दवा, कभी कुछ ना हो तो थोड़े रुपए ही उसको भेज दिया करो। लेकिन उन दोनों ने किसी तरह से कोई बात समझनी नहीं चाही। उल्टा ये कह दिया कि वो आराम से पुश्तैनी घर में रह रहा है,
कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर रहा है? हम लोगों को तो यहाँ घर का किराया भी देना पड़ता है। शुरू शुरू में तो खैर रुपेश को कुछ भी नहीं खलता था, लेकिन समय के साथ ये बात उसको अखरने लगी। बस इसी वजह से वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागने की सोच रहा था। लेकिन उसकी पत्नी विभा बहुत ही समझदार थी। वो बराबर रुपेश को समझा बुझाकर ऐसा करने से रोक रही थी। और ऐसी बात नहीं थी कि राजेंद्र जी और मीरा जी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो रुपेश की बातों को सुन भी रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। जहां उनके दोनों बड़े बेटे बहुएं उन्हें छोड़ छाड़ कर चले गए थे, वहां ये दोनों भी सही। बस बैठे बैठे वो भगवान का खेल देख रहे थे कि ईश्वर जैसे चाहेगा वैसे रखेगा, जैसे चाहेगा वैसे खिलाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहू विभा पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो सचमुच बहुत ही संस्कारी और सुशील थी। और आज भी जब रुपेश चिढ़ते हुए सारी बातें विभा से कह रहा था, तो वो दोनों वहीं बरामदे में बैठे बैठे सुन रहे थे, लेकिन फिर भी लाचार ही महसूस कर रहे थे खुद को। और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बच्चों के बिना कैसे रहेंगे? बस इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब छोटे पोता पोती पास आकर खेलते तो उनका हर तरह का दुख और कष्ट समाप्त हो जाता। लेकिन अगर बच्चे चले गए तो सचमुच जीवन दूभर सा हो जाएगा। जब रुपेश बाहर से वापस आया तो फिर से विभा से बहस करने लगा, लेकिन विभा इस तरह के पाप की सहभागी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। विभा, चुपचाप तैयारी शुरू कर दो और इसके बाद तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी। जो मैं कह रहा हूं वही होगा। अब तो रुपेश ने जोर जबरदस्ती करते हुए कहा। ठीक है रुपेश, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मैं तुम्हारी और बच्चों दोनों की ही पैकिंग कर देती हूँ। लेकिन मैं इस घर में मम्मी जी और पापा जी को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ये मेरी भी जिद है, विभा ने भी आखिरी निर्णय पर पहुंचते हुए कहा। ये क्या कह रही हो विभा तुम? भला मैं और बच्चे तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहेंगे? रुपेश चौंकते हुए बोला। तो फिर ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग भी तो मम्मी जी और पापा जी के बच्चे ही तो हैं? तुम कैसे उन लोगों से दूर जा सकते हो? विभा ने आंखों में आंसुओं को भरकर कहा। यार विभा, तुम भी ना। रुपेश थोड़ा सा भावुक हो उठा। रुपेश, मैं यही तो तुमको समझाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो? बस चिल्लाने लग जाते हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या मैं जो कुछ कह रही हूँ वो गलत कह रही हूँ? और फिर कोई तुमको गलत नहीं कहेगा। हर कोई एक बहू के ऊपर ही उंगली उठाएगा, क्योंकि लोगों की नजरों में जो कुछ सास ससुर के साथ गलत होता है वो बहू ही करती है, भले गलती तुम जैसे बेटों की ही क्यों ना हो। विभा ने रुपेश का हाथ पकड़कर बड़े मनुहार के साथ कहा। आज रुपेश सचमुच कुछ सोचने को विवश हो गया और फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार बोल ही उठा। विभा, सचमुच मान गया तुमको। जहां आज के समय में बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करने से मुंह मोड़ती हैं, वहीं मैं तुम जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। भाग्यशाली हूं मैं कि तुमने हर प्रकार से समझाकर मुझको भटकने से रोक लिया। मेरे मम्मी पापा भी बहुत किस्मत वाले हैं जो उनको इतनी अच्छी और सुघड़ बहू मिली है। अब तो रुपेश भी विभा की बातों से उसके आगे नतमस्तक हो गया और अंदर बैठे राजेंद्र जी और मीरा जी विभा की बातों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे कि सचमुच परिवार में इस तरह की बहुएं आ जाएं तो सास ससुर की गति कदापि ना बिगड़े। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।